हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं एक शुरुआत करने वाला हूं एक चैप्टर की, जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स एक बड़ा चैप्टर है। इसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाना होता है और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स को अच्छे तरीके से हर पार्ट सिखाना पड़ेगा। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी। इसलिए ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होने वाला है, ठीक है। और हम इसके बाद पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बाद पढ़ने वाले होते हैं एमिनो एसिड्स के बारे में। इसके बाद आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स के बारे में हम इसी चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं शुरुआत करूंगा कार्बोहाइड्रेट के पार्ट 1 को। एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, सारे फॉर्मूले समझाएंगे, किस तरीके से याद कर पाएंगे, किस तरीके से ज्यादा टाइम तक आप मेमोराइज कर पाएंगे, उन चीजों को भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आज हमें समझना है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को दो पार्ट कर दो। कार्बो है कार्बन के लिए, हाइड्रेट्स है, हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है, वाटर का कंटेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स बोला जा रहा है, इसका मतलब है उसको इस तरीके के फॉर्मूले में लिखा जा सकता है, कार्बन विद वाटर। कार्बन का कुछ कंटेंट ले सकते हैं x टाइम और H2O कितने टाइम ले सकते हैं, y टाइम। तो ठीक है, तो इनके जनरल फॉर्मूले इस तरीके से जनरली दिखते हैं, हमेशा ऐसा नहीं दिखता। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उसको हम डिस्कस करके बता देंगे इसी वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको तुरंत ही क्लासिफिकेशंस के बारे में नहीं बताऊंगा कि मोनोसेक्राइड क्या है, पॉलीसेक्राइड्स क्या है, ओलिगोसेक्राइड्स क्या है, क्योंकि आपको अभी एग्जांपल नहीं आते, स्ट्रक्चर आपको पता ही नहीं है। आपको जो भी चीज बताऊंगा वो चीज आपको रटनी पड़ेगी। तो पहले हम स्ट्रक्चर सीख लेंगे, बाद में हम क्लासिफिकेशंस करेंगे, बल्कि हम अगली वीडियो में क्लासिफिकेशन आपको समझाएंगे, तो आपको ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा समझ में आएगा। इस वजह से हम आज इस वीडियो में उस पार्ट को छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए फोकस करते हैं, किस पर फोकस करेंगे, स्ट्रक्चर पर, ठीक है। तो सबसे बेसिक होता है जो, वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड को भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं C3H2O3, ठीक है, ओके। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखा है, क्या ये D है या L है, जो आपको DL नॉमेनक्लेचर हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ाया था, उसको ध्यान में रख करके जवाब देना है। तो देखिएगा, इस वर्टिकल लाइन के जो ये OH ग्रुप दिख रहा है, ये किधर है, राइट साइड में, इस वजह से हम इसको बोलेंगे D ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर आप इस बात को भूल जाते हो कि राइट या लेफ्ट, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें कि डी को हम कैसे बनाते हैं। डी में क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन, तो जैसे एक वर्टिकल लाइन, और डी बनाते वक्त हम देखो किधर जाते हैं, इस लाइन के हम किस तरफ जाते हैं, इतना वाला पार्ट हम किस तरफ बनाते हैं, राइट साइड। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे डी बनाने में हमें किधर जाना पड़ता है, राइट साइड जाना पड़ता है। तो इस वजह से डी ग्लिसरॉल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ओके। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं वो जनरली डी कन्फिगरेशन के ही होते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड की एक बात कर दी है, और इसी डी ग्लिसरॉल्डिहाइड पर बेस्ड हम कुछ आगे बढ़ेंगे, तो आगे कुछ स्ट्रक्चर इसी से जनरेट होते हुए हमें दिखेंगे। जैसे देखिएगा, ध्यान समझिएगा, हमने पहले यहाँ पे देखिए क्या बनाया है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद ध्यान समझना, कार्बन नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में क्या करिए, एक और कार्बन बनाइए। क्या बनाइए, एक कार्बन बनाइए, मतलब एक दूसरा कार्बन नंबर 2 जनरेट करिए, ठीक है। पहली बात तो अगर इसको ढक के देखें तो यही वाला पार्ट मैंने यहाँ लिखा था, लेकिन इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, एक और बॉन्ड खींच दिया। किसके लिए, ताकि ये बता सकें कि यहाँ पे एक कायरल कार्बन और है। ऐसी करने की स्थिति में ध्यान समझिएगा, ऐसे करने की स्थिति में जिस साइड OH था उसी साइड दूसरा OH लगाएं और एक H इस साइड लगाएं, ठीक। और इसी तरीके की लाइन आप यहाँ पर भी खींचिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में आप एक लाइन खींचिए, लेकिन जिस साइड OH था उसके उल्टा साइड दूसरे वाले में OH रखिए और यहाँ पर H रखिए, ठीक। अगर दोनों OH इस तरीके से एक साइड होते हैं, किस साइड होते हैं, राइट साइड होते हैं, तो उसको बोलते हैं D3Os बोलते हैं। क्या बोलते हैं, D3Os। एक्चुअली D जो होता है नॉमेनक्लेचर सिर्फ इतने पार्ट को देख करके आता है, इतने पार्ट को। तो ये तो फिक्स है कि ये भी D है, इसको देखोगे तो ये भी क्या रहेगा, D रहेगा, मतलब D3Os ये भी है, लेकिन नाम देखो बदल गया। जब दो OH सेम साइड हैं, 4 कार्बन की चेन है जिसमें 2 OH सेम साइड है, तो उसको बोलते हैं इराइथ्रोज। लेकिन एक OH क्या है, इस साइड है, और एक OH इस साइड है, लेफ्ट एंड राइट, तो उसको बोलेंगे थ्रियोज। याद करने की तकलीफ ना उठाएं, आपको तुरंत याद करा दूंगा मैं। यहाँ पे देखो टी बनाते हैं ना, टी में हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, और वर्टिकल लाइन के बाद जब ये टी बनाओगे, ऊपर वाली लाइन बनाओगे हॉरिजॉन्टल वाली, तो इसमें देखो एक इस तरफ लिखते हैं, एक इस तरफ। इसका मतलब क्या है, एक OH क्या है, इस साइड है, और दूसरा OH इस साइड है। तो इस तरीके से आपको थ्रियोज याद रहता है। लेकिन इराइथ्रोज में आइए, इराइथ्रोज में जब आप ई बनाते हो ना, ई का एक वर्टिकल लाइन बनाओगे, तो ई में क्या करते हो, देखो सारी लाइनें
किस तरफ ले रहे हो, राइट साइड ले रहे हो। तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि मतलब सारे सेम लोग एक तरफ हैं, तो 2 OH होते हैं और वो एक तरफ होते हैं। ठीक, आपको बस इतना याद रखना है कि 3 कार्बन हुआ तो ग्लिसरॉल्डिहाइड, और 4 कार्बन वाली चेन बनेंगे तो 2 चीजें बनेंगी, थ्रियोज एंड इराइथ्रोज। स्ट्रक्चर आपको अपने आप याद रहेंगे। क्लियर होगी बात? ओके, अब आपको ये थ्रियोज याद हो गया होगा, हम इससे आगे जनरेट करेंगे। आगे हम राइबोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा ध्यान से। पहले आप इसी जैसी शक्ल बना लीजिए और कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में एक लाइन खींचिए, मतलब आप एक कायरल कार्बन बनाइए। जिस साइड दोनों OH लिखे हैं उसी साइड एक OH और लिखिए, एक इधर लिख दीजिए। जब तीनों OH सेम साइड में है, ध्यान से देखिएगा, तीनों OH सेम साइड है इस वर्टिकल लाइन के और टोटल 5 कार्बन से बनी हुई यहां पर आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो राइबोज है। और ये एक डी राइबोज है। क्यों? क्योंकि इसमें नीचे वाला पार्ट क्या है, उसमें नीचे वाले पार्ट का जो ये वाला OH है, ये वाला OH की साइड है, बोलो डी बनाते वक्त अभी बोला था मैंने ना राइट, तो यहाँ पे राइट साइड में है ये वाला OH। ठीक, तो इसको भी आप डी अरेबिनोज बोलोगे। क्या बोलोगे? डी अरेबिनोज। अरेबिनोज बोलेंगे, यहाँ पर राइबोज बोलेंगे। अब अरेबिनोज का स्ट्रक्चर देखें। अरेबिनोज का स्ट्रक्चर इसी से जनरेट होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे इराइथ्रोज से ही क्या बन रहा है, राइबोज, और उसी इराइथ्रोज से क्या बनेगा, अरेबिनोज। ठीक, लेकिन पहले इसी जैसा स्ट्रक्चर लिख लीजिए। पहले देखिए ये स्ट्रक्चर लिख लिया। ये लिखने के बाद जो ये कार्बन नंबर 2 पर OH इस साइड था उसको उलट दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस साइड OH हो जाएगा, इस साइड H हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डी अरेबिनोज हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से इससे भी 2 नाम जनरेट होते हैं। ठीक है, जाइलोज एंड लैक्सोज, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप इतना याद रखें, इतना ही बहुत हो जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन पढ़ी, यहाँ पे 4 की पढ़ी और यहाँ पे 5 की पढ़ी। इसी तरीके से हमें 6 कार्बन की चेन पढ़नी है, मतलब कार्बन कितना रखना है, 6 रखना है, और H2O कितना रखना है, 6 रखना है। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाए, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा, C6H12O6। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से हमें ग्लूकोज का फार्मूला मिलेगा, मैनोज का, गैलेक्टोज का। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम फ्रक्टोज भी इसी पे पढ़ेंगे, जस्ट 5 मिनट बाद भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, वो क्या है देखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना डी राइबोज, तो देखिए ये डी राइबोज का स्ट्रक्चर है। उसी तरह से एक नाम फेमस है 2-डीऑक्सीराइबोज। क्या बोल रहा हूं, 2-डीऑक्सीराइबोज, मतलब कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन हटा देना है। तो ध्यान से देख लें यहाँ पे, अगर लिखा जाए यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, डी, इसके बाद लिखा जाए 2-डीऑक्सी। ठीक है, डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन हटा देना। जैसे हेलोजनेशन तो मतलब हेलोजन लगाना, डी हेलोजनेशन मतलब हेलोजन हटा देना। उसी तरीके से डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन हटा देना। तो देखिएगा ध्यान से, कार्बन नंबर 2 कौन सा है, ये, और कार्बन नंबर 2 से अगर ऑक्सीजन हटा दिया जाए और इस पर क्या रहे, OH की जगह पर सिर्फ हाइड्रोजन बचे, तो जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है यही है 2-डीऑक्सीराइबोज। क्या है ये है 2-डीऑक्सीराइबोज, और इसके पहले जो लिखा था वो राइबोज था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्या है, 2-डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एक बात देखिए, क्या ये 2-डीऑक्सीराइबोज इस वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। देखिए, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो कम हो गया। इस तरीके से हम एक चीज बताना चाह रहे थे आपको कि ये जो लिखा है ना हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये एक्चुअली जनरली होता है, हमेशा नहीं होता। क्योंकि देखो एक एग्जांपल मिल गया, 2-डीऑक्सीराइबोज, ये है कार्बोहाइड्रेट लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरीके से मैच नहीं कर रहा है। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए चलते हैं ग्लूकोज वाले स्ट्रक्चर की तरफ। तो जो यहाँ पे मैंने लिखा है C6H12O6, उसके हमने यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर बना रखे। ठीक है, और यही 4 स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं। किस तरीके से आप याद रखेंगे उन चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जो जनरली हमें याद रहता है वो ग्लूकोज याद रहता है। ठीक है, ग्लूकोज में हम कैसे याद करेंगे देखिएगा। शुरुआत करते हैं, कार्बन नंबर 1 क्या होता है यहाँ पे, एल्डिहाइड। ठीक है, कार्बन नंबर 1 एल्डिहाइड, कार्बन नंबर 2 पर OH देखिए इस साइड लगा हुआ है, राइट साइड। ठीक है, और यहाँ पे 3 पे आएंगे तो देखेंगे OH की साइड लेफ्ट साइड। ठीक है, OH की साइड है लेफ्ट साइड, फिर 4 पे OH किधर है, राइट साइड, 5 पे भी इधर है, और ये 6 नंबर पे क्या है, यहाँ पे भी OH लगा हुआ है। इतनी बात समझ आ रही है। ये स्ट्रक्चर किसका है, ग्लूकोज का, और ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर आप याद कर लें, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, अगर आप नहीं याद करना चाहते, थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं उठाना चाहते, तो सिंपल सा सुनिएगा। एक चीज होती है एलोज। ठीक है, एलोज भी इसी तरीके से C6H12O6 से मिलके बना हुआ है। ठीक, तो ऐसा कह सकते हो कि अगर ये C6H
12O6 ये क्या है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो उसके ये 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल है फिलहाल याद करने के लिए। ठीक, देखिए एलोज में क्या आता है, एलोज को थोड़ा ढंग से देखो तो एलोज में ऑल दिख रहा है क्या, ALL। ठीक, ऑल को आप ऐसे याद करो कि सारे OH किस साइड है, सारे OH क्या है इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड में, तो हम क्या बोल रहे हैं एलोज, ऑल ओज, ऐसे याद कर लो। सारे एल्कोहल किधर जाएंगे, किधर जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे एलोज। तो वेरी सिंपली ये याद हो गया कि कार्बन नंबर 1 हमें क्या करना है एल्डिहाइड, और कार्बन नंबर 6 हमें क्या करना है एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। बाकी बीच में जितने भी 2 डिग्री एल्कोहल हैं उन सब पर प्रेजेंट जितने OH हैं वो सारे OH के OH जो होंगे वो किधर होंगे, राइट साइड में होंगे। और ये क्या होगा, 4 यहां पर कायरल कार्बन प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट होंगे। कायरल कार्बन का मतलब जैसे 4 अलग लोग जोड़े हों, जैसे यहाँ पे क्या है एक H है, एक CHO, एक OH और एक इतना बड़ा ग्रुप, तो ये वाला कार्बन क्या है कायरल कार्बन है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, तो एलोज और ग्लूकोज का एक रिलेशन याद करेंगे। कौन सा रिलेशन, ध्यान से देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो देखो 1 2 सेम है। ठीक है, केवल 3 पर अंतर आ रहा है। 3 में देखो ये OH किधर है, राइट साइड में, लेकिन ग्लूकोज में ये किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि यहां पर 3L होता है, मतलब 3rd पोजीशन पे L आता है, जबकि 2 पोजीशन पे क्या है D आएगा, 4 पे D आएगा, 5 पे D आएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, जहां डिफरेंस है मैं सिर्फ वो लिख रहा हूं। यहां पे कोई भी L नहीं है, सारे लोग किधर हैं, D साइड में। D का मतलब जानते होंगे ना, कैपिटल D। कैपिटल D अगर आपको लिखना है, यहां पर देखिए सारे के क्या है D हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि सारे लोग क्या हैं D हैं। D का मतलब क्या हुआ कि सारे OH जो होते हैं वो वर्टिकल लाइन के किस साइड में है, राइट साइड में। इतनी बात क्लियर है। ठीक, तो यहाँ पे सारे D हैं, लेकिन यहाँ पर एक 3rd पोजीशन जो है वो L है। ठीक, तो एलोज और ग्लूकोज का रिलेशन हमें याद होना चाहिए कि कार्बन नंबर 3 पर एक डिफरेंस आ रहा है। इतनी बात क्लियर है। ओके, तो ग्लूकोज के बाद अगर हमें ग्लूकोज समझ में आ गया, इसके बाद हमने ये याद कर लिया, देखो ये याद करना तो आसान था, उसके बाद हमने ग्लूकोज याद कर लिया। अब हम ग्लूकोज के साथ मैनोज और ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज का रिलेशन याद करेंगे। वेरी इजी है, देखिएगा कैसे। ग्लूकोज और मैनोज का रिलेशन देखो कहां पे अंतर आ रहा है, 3 यहां पर भी वैसा ही है, 3 यहां पे भी वैसा ही है। ठीक है, फिर लेकिन कार्बन नंबर 2 पे देखो, कार्बन नंबर 2 पे अंतर आ रहा है ना। कार्बन नंबर 2 पे ध्यान से देखो, इसके और इसके बीच में कौन सा रिलेशन है, इनके और इनके बीच में जो रिलेशन आएगा यहां पे क्या आएगा, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 दोनों L होंगे। देखिए 2 पे भी किस साइड में है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, 3 पे भी क्या है, लेफ्ट साइड में, लेकिन यहां पर सिर्फ एक था। इसका मतलब अगर हमें ग्लूकोज से मैनोज जाना है, इसका मतलब हमें अगर ग्लूकोज से मैनोज जाना है तो कार्बन नंबर 2 पर हमें क्या करना होगा, उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेंज करना होगा। इतनी बात समझ आ गई। अगर ये OH इस साइड है तो उसको क्या करो, दूसरे में इधर कर दो, तो ये हो गया, इनके बीच में C2 का रिलेशन है। अब आते हैं ग्लूकोज से गैलेक्टोज का रिलेशन। ग्लूकोज से किसका रिलेशन, गैलेक्टोज का रिलेशन। ध्यान से देखें, ग्लूकोज में 3L है, तो देखिए 3L यहां भी है। ठीक है, इसका मतलब यहां पे भी दिक्कत नहीं है, 3L तो आएगा ही। ठीक, लेकिन 4 वाले को देखो, 4 वाला OH इस साइड है, यहां पे 4 वाला OH इस साइड है, लेकिन यहां पे 4 वाला OH इस साइड है, मतलब यहां पे क्या आएगा, 3,4L आएगा। इसका मतलब ग्लूकोज क्या है, 3L है, लेकिन गैलेक्टोज क्या है, 3,4L है। ठीक, तो हम याद कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्या बोलेंगे, ध्यान सुनना, कि जो एलोज है उसका कार्बन नंबर 3 बदल दिया तो ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमें पता चल गया तो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 2 बदल दिया तो मैनोज, और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 बदल दिया तो क्या बनेगा, गैलेक्टोज। तो ये 4 स्ट्रक्चर आपको वेरी इजीली याद हो जाएंगे। आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो ग्लूकोज से गैलेक्टोज जाने में हमने कौन सा कार्बन नंबर चेंज किया, तो बोलोगे कार्बन नंबर 4 चेंज किया, C4 में चेंजिंग की थी। इतनी बात समझ में आ गया। ओके, अब एक चीज समझना कि इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से सारे लोग बने हुए हैं, इसका मतलब ये आइसोमर्स हैं। अब एलोज और ग्लूकोज एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, कभी नहीं होंगे, क्योंकि इसमें सारे D हैं और इसमें एक क्या आ रहा है, L आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के कभी मिरर इमेज हो ही नहीं सकते। अगर ये दोनों मिरर इमेज नहीं है तो इसका मतलब वो किस रिलेशन में है, डायस्टीरियोमर के रिलेशन में। तो इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, डायस्टीरियोमर होंगे। ठीक, ये दोनों डायस्टीरियोमर है, ये इनके साथ डायस्टीरियोमर है, ये इनके साथ डायस्टीरियोमर, ये खुद में डायस्टीरियोमर है, और ये इनके साथ भी डायस्टीरियोमर है। मतलब इन चारों में म्यूचुअली कोई भी एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, तो सबका सबके साथ जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, डायस्टीरियोमर का रिलेशन है, एक दूसरे की फोटो ना बनने का रिलेशन है। इतनी बात क्लिक करिए। ओके, अब हम आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इपिम
इपिमर। इपिमर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। डायस्टीरियोमर्स हैविंग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट वन स्टीरियो सेंटर। यहां पर स्टीरियो सेंटर का मतलब कायरल कार्बन से है, ठीक है। तो एक कायरल कार्बन पर अगर अंतर आता है तो दो लोगों के बीच में रिश्ता क्या कहलाएगा, इपिमर कहलाएगा, ठीक है। दोबारा सुन ले, दो डायस्टीरियोमर है, ए एंड बी दो डायस्टीरियोमर है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, लेकिन अगर इसके और इसके दोनों में एक कायरल कार्बन पर क्या अंतर आ जाए, स्टीरियोकेमिस्ट्री का अंतर आ जाए, मतलब एक में आर आई कॉन्फ़िगरेशन तो दूसरे में एस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए किसी एक कायरल सेंटर पर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इपिमर बोलेंगे, ठीक है। एक से ज्यादा पर नहीं आनी चाहिए, पहली बात, ठीक। लेकिन यहां पर एक कंडीशन भी होती है इपिमर के साथ कि जो कायरल कार्बन है वो एक से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहां पर कितने कायरल कार्बन है, 4, लेकिन एलोज और ग्लूकोज को ध्यान से देखो, एलोज और ग्लूकोज को अगर ध्यान से देखो तो कौन सा कार्बन नंबर बदल रहा है, 3, इसलिए हम ये बोलेंगे एलोज जो है ग्लूकोज का C3 इपिमर है। कौन सा वो इपिमर है, कार्बन नंबर बोल करके बताते हैं, C3 इपिमर है, ठीक है। तो C3 इपिमर का रिलेशन अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखोगे, एलोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। तो एलोज और ग्लूकोज में कौन सा रिलेशन है, C3 इपिमर का रिलेशन है। अगर ग्लूकोज और मैनोज की बात की जाए तो मैंने पहले ही लिख दिया है C2 इपिमर, तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज एंड मैनोज, ठीक है, मैनोज, ठीक। तो ग्लूकोज एंड मैनोज के बीच में C2 का रिलेशन है। C4 का देखना, देखो तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का रिलेशन क्या होगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, इनके बीच का रिलेशन क्या है, C4 होगा, ठीक है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, पिक्चर समझ में आया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से आप इपिमर को समझोगे, इनके स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से आप याद रखोगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है एनोमर, ठीक है। एनोमर और इपिमर में क्या अंतर होता है ये चीज मैं सिखाऊंगा, लेकिन पहले हम सीखते हैं कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है या एनोमर किसको कहते हैं। देखिए एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, जो कि किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का, ठीक है। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने याद कराया था कि कार्बन नंबर 3 पर, ये 1 2 3, ठीक है, कार्बन नंबर 3 पर OH क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन बाकी देखिए 3 OH किस साइड होते हैं, राइट साइड में होते हैं, इस वर्टिकल लाइन के। इतनी बात समझ में आ रही। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझाना है मुझे वो ये है कि जो ग्लूकोज है उसके दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, एक तो ये ओपन, दूसरा एक साइक्लिक, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिक टेस्ट ऐसे हैं जो इस स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, या ये कहो कि ये इस स्ट्रक्चर को प्रूफ करते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज एक साथ ही ओपन चेन भी है और साइक्लिक भी है, ठीक है। आप कहोगे कितनी अजीब सी बात है, जैसे हम ये कहते हैं कि जो हमारी लाइट है वो क्या है, वेव भी है, पार्टिकल भी है। ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी लाइट जो होती है वो लाइट वेव नेचर को भी शो करती है और पार्टिकल नेचर को भी शो करती है। जैसे हम वहां ये कह देते हैं कि अगर वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो वो क्या कैसा है, पार्टिकल नेचर है, लेकिन अगर वहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि वो वेव नेचर है, लाइट। उसी तरीके से ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऑर्गेनिक टेस्ट होंगे और साइक्लिक स्ट्रक्चर को बताने के लिए कुछ अलग ऑर्गेनिक टेस्ट होंगे, ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि वो साइक्लिक है। और कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जो ये बताएंगे कि वो ओपन भी है। इतनी बात साथ क्लियर हुई। चलिए हम बात करते हैं कि किस तरीके से एक ओपन स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। जनरली हम क्या बोलते हैं कि एक 6 मेंबर रिंग के बारे में बोलते हैं कि वो थोड़ा सा स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 5th नंबर पे आएगा कार्बन, यहां से काउंटिंग करो तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। 5th नंबर के कार्बन पे जो OH प्रेजेंट है, इस OH का लोन पेयर क्या करता है, इस 1st नंबर वाले कार्बन पर अटैक करता है। ध्यान से सुने, 5th नंबर के कार्बन पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन अटैक करता है 1st नंबर वाले कार्बन पे। ऐसा करने पर यहाँ का पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे टूट जाएगा। इतनी बात सुन रही है। चलिए इसमें करके देखते हैं। देखिए ये वाला कार्बन, कार्बन नंबर 1 है और ये 5th कार्बन है, ये 6th कार्बन है और ये कार्बन नंबर 1 है। इतनी बात समझ में आ रही है, ओके। अब अगर ये अटैक करेगा तो मैं डायरेक्टली देखो ऐसे बना दे रहा हूं। याद रखें ये कार्बन नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीजन बीच में या तो रख करके ऐसे जोड़ूं तब भी सेम बात होगी, आपको हो तो मैं कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जाएगा। आप ये कार्बन ना समझें, ठीक है, ये डायरेक्टली इसी तरीके से कनेक्टेड है, ये एक बॉन्ड का फॉर्म है, इतना एक बॉन्ड है सिर्फ, ठीक है। तो ये अगर अटैक करेगा, ये अगर अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन एक बात समझना, क्योंकि ये जब अटैक करने जाएगा तो ये कार्बन कैसा मिलेगा
उसको sp2 मतलब प्लेनर। तो प्लेनर एल्डिहाइड पर अगर तुम अटैक कराओगे तो तुम ऊपर से भी अटैक करा सकते हो और नीचे से भी अटैक करा सकते हो। अगर तुम ऊपर से अटैक करवाओगे तो जो ये OH ओपन होगा ना, जो ये ओपन होगा, अगर अटैक ऊपर से होगा तो OH नीचे ओपन होगा, अगर अटैक नीचे से होगा तो ये OH ऊपर की तरफ आएगा। मतलब समझे, जैसे मान लीजिए कि हमने जब अटैक कराया तो ये जो अटैक करने के बाद का जो OH है वो किस साइड जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है। देखिए इस साइड भी जा सकता है। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जब ये अटैक करे, देखिए अटैक करवा रहा हूं मैं यहां से जब मैं अटैक कराऊंगा इस कार्बन पे, तो इसकी भी पूरी संभावना है कि वो कहां पर खुल जाए, नीचे की तरफ खुल जाए। देखिएगा यहां पर OH आ सकता है। ठीक, तो देखिए क्या हुआ, इस फॉलो स्ट्रक्चर में OH क्या है, इस वर्टिकल लाइन के, ये OH किस साइड में है बोलूं, राइट साइड में, लेकिन इस वर्टिकल लाइन के OH किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। इतनी बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया कि जो आपका ओपन स्ट्रक्चर था, इस ओपन स्ट्रक्चर का जो ऑक्सीजन है जब यहां पर अटैक करेगा तो ये ओपन हो जाएगा क्योंकि ये sp2 था, बाद में ये कैसा बन रहा है, sp3 बन रहा है। इस वजह से हम एक बार OH इधर कर सकते हैं और एक बार OH इधर कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये क्या है, इसी का ये साइक्लिक फॉर्म है। लेकिन ध्यान सुनिएगा, अगर OH इस वर्टिकल हैं बीटा ग्लूकोज, क्या बोलते हैं, बीटा ग्लूकोज। ये बीटा इसको देख करके बनाया गया है। यहां बीटा किसको बता रहा है, लेफ्ट साइड वाले OH को बताने का एक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अब की बार वाला OH इस साइड खुला हुआ है, मतलब राइट साइड है, तो इसको बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी ग्लूकोज है। शायद इतनी बात समझ में आई होगी। ओके, अब इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसा बना सकते हैं। हेवर्थ प्रोजेक्शन एक चीज होती है, HAWORTH, हेवर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, हेवर्थ प्रोजेक्शन में क्या होता है, इसी की शकल को ठीक ठाक तरीके से लिखा जाता है। देखिएगा ये वाला ऑक्सीजन हमने कहां लिख दिया है, यहां पर। ठीक, अब नंबरिंग करेंगे, ये नंबर कौन सा होगा, 1, ये क्या होगा 2, ये होगा 3, ये 4 और ये 5, और ऊपर चल के लिखते हैं इस तरह से CH2OH, तो ये हो जाता है 6। ध्यान से देख ले। ठीक है, ये देखो 6 है, ये 5th है, और 5th कार्बन का ऑक्सीजन देखो यहां पर पहुंच गया, किससे जुड़ा हुआ है, पहले नंबर के कार्बन से। देखो पहले नंबर के कार्बन से, इतनी बात में। अब कार्बन नंबर 1 को थोड़ा ध्यान से देखना, OH किस साइड में है, लेफ्ट साइड में। हमेशा जब आप इससे इसमें कन्वर्ट होना तो लेफ्ट साइड में जितने ग्रुप होंगे उसको कहां रखेंगे, टॉप पे। कहां रखेंगे, टॉप पे। याद रखना, लेफ्ट कहां है, टॉप पे। जो इस साइड है उसको टॉप पे रखना है। तो 1 पर OH क्या है, लेफ्ट साइड, इसलिए हम इसको रखेंगे टॉप पे। लेकिन यहां पर देखो, अगर कन्वर्ट करोगे कहां लिखोगे, OH यहां पर नीचे, क्योंकि ये क्या है 1 और यहां पे क्या रहेगा, CH2OH6 रहेगा। ठीक है, ये 5th रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब देखिए ये जो कार्बन नंबर 2 है, जो ये कार्बन नंबर 2 है, उसमें OH किस साइड है, राइट साइड। तो अब की बार कहां लिखना चाहिए, नीचे लिखना चाहिए। तो OH यहां हो जाएगा, H यहां हो जाएगा। ठीक, 2 पर, तो 3 पर आइए, 3 पर अब की बार कहां रहेगा, OH ऊपर रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इस साइड में है। ठीक, 4th पर आइए, कहां रहेगा, उस साइड है तो नीचे रहेगा। ठीक है, यहां पे H हो जाएगा और यहां पर क्या रहेगा, 5th पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, देखिए यहां पर 5th वाले कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, CH2OH है, और ये लिंक है, मतलब ये वाला लिंक है, और यहां से ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। यही चीज आप यहां पे भी बना सकते हो। ठीक है, कार्बन नंबर 2 में OH किधर है, कार्बन नंबर ये क्या है, 2 है, ये 1 है। तो 2 वाले में OH की साइड राइट साइड में, राइट साइड को क्या लिखते हैं, नीचे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। ठीक, तो 2 हो गया। 3 में OH कहाँ होता है, ऊपर वाले में OH कहाँ होता है, राइट साइड में, तो इसलिए ऊपर लिख दिया, यहाँ पे H लिख दो। ठीक, और यहाँ पर आए तो OH क्या होगा, नीचे होगा, और ये होगा। तो इस तरीके से ध्यान समझे, ये जो है ये अल्फा ग्लूकोज है, जबकि ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है ये बीटा डी ग्लूकोज है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन, एक OH और इस तरीके का लिंक। तो ये क्या बना, ध्यान से समझे इस चीज को। इसको बोलते हैं ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक, लेकिन क्या बोलेंगे, बीटा ग्लूकोपाइरेनोज। अब क्योंकि स्ट्रक्चर पायरेन से मैच करता है, किससे, पायरेन से। तो पायरेन का स्ट्रक्चर देख लें, देखो पायरेन होता है ये। ठीक, पायरेन से स्ट्रक्चर मैच कर रहा है। कैसे कह रहा हूं मैं, जैसे मैं यहाँ का पाई बॉन्ड अगर हटा दूं तो देखो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, एक 6 मेंबर रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन है और 5 कार्बन प्रेजेंट है। तो ये जो है वो क्या है, पायरेन से मैच करता है। इसी वजह पार्ट क्या है, ग्लूको, और यहाँ पे क्या है, ओज। ग्लूको के बीच में, ग्लूको और ओज के बीच में क्या डाल दिया, पायरेन डाल दिया। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा बीटा ग्लूकोपाइरेनोज, और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, ग्लूको ये, ओज इधर, और उसके बीच में क्या, पायरेन डाल दिया, क्योंकि पायरेन क्या होता है, एक 6 मेंबर रिंग जिसमें एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन होते हैं। तो शायद इतनी बात समझ में आई हो। क्लिक कर रहा है,
ओके, अब हम आते हैं एनोमर क्या होता है। एनोमर में देखिए क्या लिखा है कि डायस्टीरियोमर डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन एट एनोमेरिक कार्बन। अब मैं पहले आपको बताता हूं एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। करके एल्डिहाइड पर अटैक कराओ या कीटोन पर अटैक कराओ, ध्यान सुनना, एल्डिहाइड पर अटैक कराओ या कीटोन, जहां आपका एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट होगा वही कार्बन नंबर एनोमेरिक कार्बन बोला जाएगा। तो यहां पर कौन सा कार्बन नंबर है 1, तो यहां पर हो जाएगा C1 कार्बन जो यहां पर प्रेजेंट है वो यहां का एनोमेरिक कार्बन है। क्या है? एनोमेरिक कार्बन है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि एल्डिहाइड कहां मौजूद था 1 पे, इतनी बात समझ आई। और इस एनोमेरिक कार्बन से दो हिस्से हो जाते हैं, एक अल्फा और एक क्या बीटा। तो एक बीटा ये है, ठीक, बीटा में देखो OH क्या होता है ऊपर साइड होता है और अल्फा में क्या होता है नीचे साइड होता है, इन दोनों में यही अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कहां बदला? कार्बन नंबर 1 पे। इसका कार्बन नंबर 1 देखो और इसका कार्बन नंबर 1 देखो, इसमें OH ऊपर साइड है और इसमें OH नीचे साइड है। इसका मतलब क्या है कि डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। क्या? कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो अपने कॉन्फ़िगरेशन में, अगर ये R होगा तो ये S होगा, अगर ये S होगा तो ये वाला R होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो बीटा है, जो ये अल्फा ग्लूकोज है, ये दोनों एक दूसरे के लिए एनोमेरिक फॉर्म में जा रहे हैं और यहां पर कार्बन नंबर 1 क्या है? एनोमेरिक कार्बन है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अल्फा और बीटा फॉर्म क्या हो जाएंगे? एनोमर्स के रिलेशन में आ जाएंगे। आई होप चीजें समझ में आई हूं। थोड़ा सा याद कराने का ट्रिक बता देता हूं। इस स्ट्रक्चर में बस एक पॉइंट ज्यादा याद रखना पड़ता है कि OH क्या है, ऊपर है नीचे है, ठीक है। तो बीटा है ना, तो बीटा को क्या समझना? बेटा। बीटा से क्या हो जाएगा? बेटा। तो बेटा मतलब क्या हुआ? ध्यान समझना, जैसे मम्मी है, छोटा बच्चा है तो उसको कहाँ उठा के रखते हैं? गोदी में। ऐसे याद रखना कि गोदी में उठा के रखती हैं। अगर गोद में ले रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो ऊपर उठा के रख रही है, जमीन पे छोड़ नहीं रही है, ठीक है। जो नालायक अल्फा है वो देखो नीचे है, लेकिन जो बेटा है वो कहाँ पे है? ऊपर रह रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा याद रहेगा कि OH क्या होता है? ऊपर साइड होता है बीटा में, लेकिन अल्फा में नीचे की साइड होता है।